को पार्टिसिपेशन दिख रहा है, और ये जो पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है ये मोस्टली इज इट फ्रॉम भागलपुर? हम लोग भागलपुर के ही सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं अभी? No ma'am, right now we are having people from Madhya Pradesh, New Delhi, Allahabad and also from Shillong. Okay, that's very good. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. West Bengal, we are having a club of happiness official from West Bengal. Okay. They are working in Kolkata. Yeah. Which language हम लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे? ये जो हम लोग बातचीत करेंगे अभी, किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे? क्या हम लोग मिक्स्ड इंग्लिश हिंदी का मिक्स में बात करें? Will that be okay? Yes ma'am. अब सारे लोग प्लीज बोलें अपना अपना व्यू इस पॉइंट पे. या यस, ओके, थैंक यू सो मच. ये जो हम लोग आज बात करने आ रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करते आ रहे हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोग कॉमनली सुनते हैं, बहुत दिन से हम लोग यही सुन रहे हैं, क्या है भाई ये डिजास्टर मैनेजमेंट है. कोई बाढ़ आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई सूखे का कुछ हो गया, तो कुछ भी होता है तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं. कई सालों तक यही चलता आया है, अंग्रेजों के जमाने से लेकर अभी तक यही चलता आया है. सारे लोग इसी के बारे में बात करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट है. लेकिन ओवर द इयर्स, कई सालों में हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि हम लोग आपदा प्रबंधन नहीं कर सकते, हम लोग डिजास्टर को मैनेज नहीं कर सकते हैं. हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, और हम लोग जो सीखे हैं इसमें, हम लोग को सबसे पहली चीज हम लोग सीखे हैं कि हम लोग आपदा के जोखिम का मैनेजमेंट कर सकते हैं. हम लोग डिजास्टर के जोखिम को, यानी डिजास्टर के रिस्क को हम लोग मैनेज कर सकते हैं. तभी बुद्धिमानी होगी. अगर हम लोग ये नहीं करेंगे और हम लोग बस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसको हम लोग बुद्धिमानी नहीं कहेंगे. होता क्या है कि अंग्रेजों के जमाने से, सिंस द टाइम वी नो, डिजास्टर के समय होता क्या है कि एक हम लोग बिहार का एग्जाम्पल, बंगाल का एग्जाम्पल, उड़ीसा का एग्जाम्पल, आसाम का एग्जाम्पल ले लें. क्या हम लोग को पता है कि वहां हर साल बाढ़ आना है? ये हम लोग को पता है कि वहां हर साल बाढ़ आना है. हम लोग को हो सकता है कि अर्थक्वेक के बारे में नहीं पता हो, हम लोग को ये मालूम नहीं हो कि भूकंप कहाँ आएगा, कब आएगा, ये हम लोग को नहीं मालूम है. लेकिन बाढ़ के बारे में हम लोग को मोरलेस मालूम है ना, कि हम लोग इस जोन में हैं और आएगा ही आएगा, इस मौसम में आएगा, इस सीजन में आना ही आना है. कभी कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि जहां पर अनसर्टेन एरियाज में, अनसर्टेन टाइम में, अनसर्टेन फ्रीक्वेंसी और अनसर्टेन मैग्नीट्यूड का कोई बाढ़ आ जाता है. लेकिन ज्यादातर हम लोग को मोरलेस मालूम होता है ये चीज. जब हम लोग को मालूम है और हम लोग हर साल उसका इंतजार करके हम लोग वेट करते हैं कि लोग आफत में पड़े, तब हम लोग उसको रिस्पॉन्ड करने जाएं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एनजीओ है. तो आई डोंट थिंक ये बहुत समझदारी की बात है. ये समझदारी की बात है क्या कि बाढ़ आने वाला है, बाढ़ आएगा और उसके बाद हम लोग उन लोग को रिस्पॉन्ड करेंगे, ये करेंगे. समझदारी किसमें है कि वो जो जोखिम है, वो जो रिस्क है, हम लोग उसी को मैनेज करें. तो भारत में सुनामी जब आया, उसके बाद हमारी सरकार जगी. हमारे सरकार जो है सुनामी के आने के बाद जगी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि नो लॉन्गर, अब हम लोग ये चीज नहीं करेंगे. और खाली ये सुनामी के कारण अकेले हम लोग इंडिया में नहीं किए, ये चीज हम लोग को एक अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बना था, इंटरनेशनल प्रेशर भी था, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेकेड था 90s का, 1919 वाला जो 1990 वाला जो डेकेड था, जो हमारा दशक था, उस दशक में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन ईयर था वो, डेकेड था वो. उस पूरे डेकेड को जो यूएन में ना अंतरराष्ट्रीय आपदा जो कहते हैं उसको न्यूनीकरण करने का वो डेकेड था वो. तो एक अंतरराष्ट्रीय प्रेशर बना भारत के ऊपर कि नहीं हम लोग को करना है. तो तब भी हम लोग जो है ना थोड़ा ढीला ढाला उसको तरीके से ले रहे थे. लेकिन जब सुनामी आया, और आपको ध्यान होगा कि सुनामी में कितने लोग का डेथ हुआ था, बहुत डेथ्स हुए थे, 10,000 के ऊपर डेथ्स हुए थे. और इतना खराब वहां का सूरत था सुनामी के टाइम पे कि मतलब वो बिल्कुल एकदम किसी भी कंट्री के लिए उस तरह का डेथ होना, उस तरह से लोगों का मरना एक शर्म की बात थी. तो उस वक्त हमारी सरकार जागी और उस वक्त जागने के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम लोग अब इसका पैराडाइम शिफ्ट करेंगे. आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, पैराडाइम शिफ्ट. पैराडाइम शिफ्ट वो होता है कि हम लोग जिस ढर्रे पे चले आते हैं उस चीज को हम लोग सडनली मोड़ कर नया तरीका अपनाते हैं. तो आपदा प्रबंधन का जो
पैराडाइम शिफ्ट है वो हमारा सुनामी के आने के बाद हुआ। 2004 दिसंबर में सुनामी आया और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा आपदा प्रबंधन का जो एक्ट है, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वो 2005 में आया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इंडिया का 2005 में आया। तो उस 2005 के एक्ट में क्या अलग था? पहले भी हमारे पास फेमीन का एक्ट था। फेमीन का एक्ट आप लोग सुने ही होंगे, जो कि पहले अकाल आता था। आजकल तो हम लोग अकाल का नाम नहीं सुनते ना कि अकाल आ गया, फेमीन आ गया। हम लोग सुनते कि सूखा पड़ गया, ड्राउट आ गया है। लेकिन जो अकाल का पिक्चर आप लोग को याद है? आप लोग कोई फोटोग्राफ्स देखे हैं जिसमें बिल्कुल हड्डियां दिखने वाले बच्चे दिख रहे होते हैं, लोग मतलब बुरी तरह वो लोग पड़े हुए हैं? तो ये वाला जो पिक्चर है वो इंडिया में एक टाइम पे हुआ करता था। अब थैंक गॉड, थैंकफुली वो हम लोग को दिखना बंद हो गया है। तो वो जो पिक्चर था वो उसी टाइम से हमारा जिस तरह से आपदा का प्रबंधन होता था वो अभी तक ऐसे ही चल रहा था इंडिया में। ये सुनामी ने और अंतरराष्ट्रीय दबाव ने इस चीज को बदला, और ये जो बदलाव हमारा यहाँ पर आया है, और उसको हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने बोला, उसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। तो वो जो पैराडाइम शिफ्ट है वो किस फॉर्म में आया? किस फॉर्म में आया? पहले जो आपदा आता था, तो आपदा किस तरह से आता था हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई इवेंट हुआ और उस इवेंट के बाद सारे लोग रिलीफ पे दौड़ गए, रेस्क्यू किए, और उसके बाद रिकवरी होता था। तो इसका जो मोड हुआ, क्या हुआ कि कोई आपदा आया, आपदा आने के बाद लोगों को बचाव वाला कार्य हुआ, राहत का कार्य हुआ। यानी बचाव का क्या हुआ, उसको कहते हैं रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू, SAR, सर्च एंड रेस्क्यू हुआ। और उसके बाद राहत का कार्य हुआ। राहत मतलब जो हम लोग करते हैं, रिलीफ देते हैं लोगों को जाकर, रिलीफ का काम हुआ। और रिलीफ करने के बाद जो हमारा जो सिस्टम है उसमें रिकवरी होता था। रिकवरी का क्या मतलब हुआ? आप लोग समझते हैं रिकवरी क्या हुआ? कोई आपदा आया, उसके बाद रिकवरी क्या हुआ? जो सरकार पैकेज अनाउंस करती है, अभी जो पैंडेमिक हुआ था तो सरकार ने 25,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, तो वो क्या है? वो रिकवरी पैकेज है। क्योंकि जितने भी माइग्रेंट हुए, अभी जो पैंडेमिक आया, इसको भी तो हम लोग डिजास्टर, आपदा के कैटेगरी में रखते हैं इसको। तो उसमें हुआ क्या कि हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ से हट गए हैं, हमारा नॉर्मल लाइफ से हम दूर हो गए हैं। हम लोग का एक तरह से वो एक डिजास्टर सिचुएशन हुआ है। तो उस सिचुएशन में सरकार ने रिकवरी पैकेज अनाउंस किया। तो पहले का यही सिस्टम था कि आपदा आया, लोगों का बचाव किया गया, बचाव करने के बाद उनका राहत दिया गया, राहत के बाद उन लोगों को रिकवरी किया गया। सो इस तरीके से होता था। ये पैराडाइम शिफ्ट होने के बाद क्या नया हुआ? हम चाहते हैं कि थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो, तो अगर किसी को आइडिया है तो वो कोई बोल सकता है इसके बारे में कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको हम लोगों ने पैराडाइम शिफ्ट कहा? कोई, एनीबडी कैन रेज हैंड एंड आंसर दैट। किसी को कोई आइडिया हो तो? एनीवन? मुझे नहीं लगता किसी को आइडिया है मैम, आप ही कंटिन्यू करें। हम प्रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हैं शायद उस चीज को लेकर के, आपकी हमें पता है इस मंथ में आता ही है वो चीज, और हमें उस चीज के अकॉर्डिंग काम करना है। दैट इज द वन ऑफ द बेसिक की अब जो स्टार्ट किए हम लोग। पहले हम लोग छोड़ दिया करते थे, आएगा तो देखा जाएगा। I would like to add. Okay, I am Dr. Manu Sharma. Yeah. I would like to add कि 2005 के बाद से जो मेजर शिफ्ट आया है वो ये आया है कि पहले हम डिजास्टर्स का वेट करते थे, ठीक है, डिजास्टर यूज्ड टू हिट अस, ठीक है, एंड देन वी यूज्ड टू कोप अप विद इट, ठीक है, हम कुछ मेजर से आते थे, गवर्नमेंट का रिकवरी पैकेज था। तो 2005 के बाद जो मेजर चीज आया वो आ गया है कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रेजिलियंस। These are two major things that have really worked upon. गवर्नमेंट जिसके बारे में सोच रही है, ठीक है, कि आपको जो है कम्युनिटी जो इफेक्ट हो रही है, ठीक है, दैट हैज बीन वर्स्ट हिट, ठीक है, तो उसको बेटर है कि इसको आप रेजिलियंस के लिए आप कुछ काम करें या उनकी कैपेसिटी के लिए आप ज्यादा करें। ये टॉकिंग अबाउट फ्लड्स, ठीक है, तो फ्लड्स में जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार के अंदर में इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन है, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टीच आवर कम्युनिटी, ठीक है, वो अपने लोकल लेवल पे काम करें या इस ढंग से करें। Rest, I have made my point. You can please continue. You are right, absolutely. Yeah, anybody wants to add? Yes. I think I may be wrong, I'm just guessing. One of the things was that जो relief packages वगैरह दिए जाते थे,
उसका उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन बनाया कि कितना लोअर लिमिट होना चाहिए रिक्वायरमेंट का, कि जब आप रिलीफ पैकेज दे रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी और कम्युनिटी में कौन सी वल्नरेबल पॉपुलेशन को की नीड्स को ध्यान में रखते हुए वो पैकेजेस बनाए जाने चाहिए। ये आई थिंक एक मेजर चीज था जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? एनीवन? आशीष, you were saying something? Yeah, I was saying that mostly हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कि नए हैं, तो शायद मुझे लगा था इस टर्म का बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होगा, बट ऑलरेडी आई थिंक दैट थोड़े ऐसे शायद हैं डॉक्टर्स और शालिनी वगैरह जो कि विच इज गुड। आई थिंक एक डिस्कशन भी बहुत जरूरी है कि आप लोग, हाँ। एनीबडी एल्स? कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? मैम ये भी है शायद उसमें ना कि अब हम उस चीज को, जब मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जैसे कि फ्लड ही आया या कुछ भी आया, तो जिस लेवल का आया है अब गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि उस लेवल का अगर आता है तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मेजर होना चाहिए। उसके ऊपर का तो नहीं सोचती है फिलहाल, मगर एटलीस्ट उस लेवल का जो आया है उस लेवल को हम काउंटर कर सके, किस लेवल पे उस चीज का तैयारी करना चाहिए, इस चीज का अब हमारे पास में इतना हम इसमें आ चुके हैं शायद। ओके ओके। जो डिफरेंस आया है आप लोग को ये दिख रहा है? मेरे स्क्रीन पे ये दिख रहा है? यस ना, दिख रहा है। इज इट विजिबल? ओके, अगर आप देखिएगा तो पहले हम लोगों ने बताया कि कोई भी डिजास्टर आया, कोई भी इवेंट हुआ, दिस इज द डिजास्टर, ये इवेंट हुआ, पहले ये चीज नहीं था। इट वॉज ओनली द फर्स्ट पार्ट। कोई डिजास्टर इवेंट हुआ, उसका लोगों ने रिस्पॉन्स किया, इमीडिएट रिलीफ दिया, यानी राहत बचाव कार्य किया, इमीडिएट रिलीफ दिया और उनको बेसिकली रिकवरी दे दिया, जिसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन दोनों होता था। ठीक है? जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उसमें हो गया कि इस इवेंट के पहले का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहले का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जिसके अंदर आता था प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। ठीक है? तो ये अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट का करंट साइकिल हो गया है, पहले इट वाज जस्ट रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। कोई इवेंट हुआ और हम लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी। हम लोग किस तरह से प्रतिक्रिया देते थे? अभी भी कई जगह वही होता है, क्योंकि देखिए ये जो है हमारी नीति जो है 2009 में बनी है, 2009 में बनी है, और अभी 10 साल हो गया है और ये अभी तक जमीन में प्रॉपर्ली उतरा नहीं है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सबसे बड़ा चीज है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। वो हम लोग का जो सब्जेक्ट्स जो है क्या बोलते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा, ये एरिया है, ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। इसपे जो केंद्रीय सरकार है, वो केंद्र सरकार उनको केवल दिशा निर्देश दे सकती है, बता सकती है कि हमारी नीति है। जैसे भी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, आपको उनके बारे उसके भी मालूम होगा कि एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार ने नीति बना दी है, लेकिन उसमें स्टेट्स का बाई इन होना चाहिए। उस स्टेट अग्री करेगा, उसको लागू करेगा, तब जाके वो होगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट वो चीज जो दिशा निर्देश दी गई है, जो नीतियां दी गई हैं, उस चीज को वो लोग अग्री करेंगे, अग्री करके अपना लोकलाइज्ड एक्ट और प्लान बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, तब जाके वो लागू होगा। तो उस चीज को लागू करने में बहुत लंबा समय लग रहा है, आसान नहीं है ये चीज लागू करना। नाउ हम लोग जो इसमें बात किए हैं कि ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इस पे हम लोग और डिटेल में बाद में समझेंगे। यस तुषार। हम अगर रिकरिंग लिस्ट में जाता है तो रिकरिंग लिस्ट अगर कोई भी जैसे कि एजुकेशन हुआ या फिर आप ये कह रहे हैं डिजास्टर, रिकरिंग लिस्ट में अगर है हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रिकरिंग लिस्ट होता है। और रिकरिंग लिस्ट में तो ये होता है कि अगर स्टेट अगर नहीं मान रही है या यूनियन को कोई चीज में चेंज करना है, तो वो रिकरिंग लिस्ट में अगर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें यूनियन का ही स्टे होता है कि वो ही एप्लीकेबल होगा, चाहे हुक और बैक रुक। अगर ऐसे स्टेट उस पर काम करेंगी, मगर इन केस अगर कुछ भी चेंजेस लाना है तो रिकरिंग लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर यूनियन का ही बेसिकली चलता है। ये जो एजुकेशन में हम ये मान सकते हैं कि चलो कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है वो तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फिर भी थोड़ा सा प्रेशराइज करा के चला सकती है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है।
होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से जैसे डिफेंस सेंट्रल लिस्ट में है, केंद्रीय लिस्ट में है, तो वैसे ही हमको लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी होना चाहिए। लेकिन इस केस में डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, वो स्टेट लिस्ट में, वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, वो स्टेट लिस्ट में है। तो स्टेट लिस्ट में होने के कारण, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज है, अब अगर बाढ़ आता है तो वो वाटर रिसोर्सेज स्टेट लिस्ट में है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगा, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है, वो उसमें सेंटर कुछ नहीं कर सकता है। वो कैसे उसको करना है, सेंटर खाली उसको पैसा के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा तो वो पैसा दे सकता है, वो ओवरऑल गाइडेंस दे सकता है, वो जायजा ले सकता है। अनलेस कि वो बहुत ही खराब स्टेट में आएगा, तब तक उसको इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, तब तक जाके वो उस पोजीशन में नहीं आता है। लेकिन यहां पर होता क्या है कि यहां पर हम लोग जब इमरजेंसी आ जाता है, इवेंट हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इमरजेंसी स्टेट हो जाता है, तब उसको सेंटर अपने पास ले लेता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम लोग करते थे उसको हम लोग उसमें पूर्व तैयारी की बात कर रहे हैं, अब प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। हम लोग को डिजास्टर को रोकना है, ऑल्दो रोकना बहुत आसान नहीं है किसी चीज को। अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बाढ़ को रोक सकते हैं, तो बाढ़ आने से कैसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता है क्या? हम लोग उसी तरीके से क्या हम लोग भूकंप को रोक सकते हैं क्या? सूखा आने से हम लोग भले ही शायद कुछ उसमें किया जा सकता है। सूखा आने का भी बहुत तरह का सूखा भी, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग में कई जगह सूखा जो है ना वो एग्रीकल्चरल ड्राउट होता है। एग्रीकल्चरल ड्राउट का मतलब कि अगर आप राजस्थान में धान उगाने लग जाएंगे तो वहां तो ड्राउट हर साल आएगा। तो उसमें कुछ मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें ये किया जा सकता है कि आपके जिस एरिया का जैसा फसल होना चाहिए आप वो कीजिएगा, तो ड्राउट को रोका जा सकता है। उसी तरीके से कई सारी चीज में हम लोग प्रिवेंशन की कोशिश कर सकते हैं। मिटिगेशन क्या होता है? क्या आप लोगों ने ये शब्द सुना है? मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब न्यूनीकरण। न्यूनीकरण का मतलब कोई भी आपदा, कोई भी डिजास्टर हम लोग को इंपैक्ट करे, वो आएगा, उसको आना है, लेकिन वो हम लोग को मिनिमम इंपैक्ट करे। तो इसको हम लोग कहते हैं मिटिगेशन यानी न्यूनीकरण। इसका एक एग्जांपल है। क्वेश्चन था मैम, अगर क्वेश्चन आप थोड़ा ले सकते हो मेरा। Somebody saying something? यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम, बिहार को 20 साल से फ्लड हिट कर रहा है एब्सोल्युटली मैम। कैन और हम जान रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट सरकार हमारा थोड़ा साथ दे तो डैम्स वगैरह जो कि खोल दिए जाते हैं नेपाल बॉर्डर के पास या फिर बिहार के सटे इलाकों से, अगर उसको चैनलाइज कर जाए हम प्रॉपर, तो मैम फ्लड को रोक तो नहीं सकते लेकिन उसका इफेक्ट को कम जरूर कर सकते हैं अगर सरकार चाहे और थोड़ा प्लान्ड हो तो। ये जो आप बात कर रहे हैं डैम्स की, ये नेपाल में कहाँ डैम है? मैम नेपाल बॉर्डर पे मैम डैम्स है। उसको बहुत बड़े डैम्स नहीं है, वो एक तरह से पानी, हल्का फुल्का पानी रोकने का वहां पर थोड़ा बहुत बराजेस है, लिटिल बिट, कोई बहुत बड़ा नहीं है उस एरिया में। अब आप ये बताइए कि नेपाल जैसा जगह है, जिस तरह का वहां का, कितने लोग नेपाल गए हैं? बहुत सारे लोग आप लोग गए हुए होंगे। आप लोगों को पता है कि साउथ साइड जो उसका ढलान है वो किस तरह से है? नेपाल से बिहार तक के बीच में जो स्लोप, जो ढलान होना चाहिए, इज इट जेंटल और इज इट वेरी स्टीप? वेरी स्टीप। इट इज वेरी स्टीप। अच्छा, अब ये बताइए, हम लोग अगर नेपाल में बैठे होते तो क्या हम लोग उस पानी को रोक सकते थे? क्या रोकना सही होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पानी को अगर हम लोग रोक ले वहां पर, तो वो उनके लिए तो बहुत बड़ा आपदा है ही, वो उससे भी बड़ा आपदा इंडिया के लिए हो जाएगा। अगर वो फटा, अगर वो टूटा, हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया, ग्लॉफ जिसको कहते हैं, ग्लॉफ का मतलब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो कोई चीज अगर सडनली टूटता है, जिसमें बहुत बड़ा जलाशय है, वो फटता है, तो क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पर जो नेपाल की बातें की जा रही हैं, जो मीडिया उसको सेंसेशनलाइज करता है, यहाँ पर ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग का जो कोसी का एरिया, आप लोग अगर गूगल मैप खोलिएगा तो गूगल मैप पे आप लोग को दिखेगा कि कोसी किस तरह से फैली हुई है। इसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता था, आप लोगों को मालूम होगा ये बात। वो जिस तरह से फैली हुई है,
वो अराउंड 100 to 180 किलोमीटर्स वो मूव की, उसका चैनल शिफ्ट हुआ है, क्योंकि इस वेग से ऊपर से पहाड़ी नदियां जो है नीचे आती हैं और कोसी जो है उस तरीके से आकर शिफ्ट कर रही हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है? Yes, ma'am. I wanted to ask you that Yes. at a time, Damodar Valley Corporation, before it was started, Damodar was known as the sorrow of West Bengal. Bengal. Obviously, it is said that floods can be controlled. We have controlled floods in West Bengal. Damodar Valley Corporation is the biggest example in India that floods have been controlled. When you talk about Bihar floods, I say that Kosi channel does shifting a lot. The problem is that the embankments are made in such a manner that the flood plains are not able to handle the very heavy channel, very heavy water flow. What should be done right now in Dam is creating a valley corporation in Bihar. Not only will it provide occupation to people, bringing up their resilience to the disaster, but it will also control water, as has happened in West Bengal. So I wanted to ask your opinion on this. Yeah, my opinion is कि see the situation of Kosi and situation of West Bengal Damodar Valley is two different things. उसका आप स्लोप देखिए, उसका आप टोपोग्राफी देखिए, उसका आप वो यंग हिमालयन माउंटेन से आ रही है और यहाँ पर वो ओल्ड प्लेटो से आ रहा है। ओल्ड प्लेटो मतलब थिक, वहां पर ये दो डिफरेंट टोपोग्राफी, वो दो डिफरेंट जियोलॉजी है। हम लोग का जो हिमालय का जो क्षेत्र है ना, वो बहुत ही वल्नरेबल, उसको क्या कहते हैं, वो बहुत ही संवेदनशील वो एरिया है। जबकि यही बात हम सदर्न एरिया के बारे में नहीं कहेंगे। कभी आप लोगों ने कोयना अर्थक्वेक जो आया है, उसके अलावा साउथ में बहुत मेजर अर्थक्वेक सुना है कभी? वो जो कोयना डैम के आसपास जो अर्थक्वेक आता है, उसके अलावा अभी वो भी कितने कम आया है। नॉर्थ इंडिया में जो भूकंप आते हैं और जो साउथ इंडिया में भूकंप आते हैं, आप लोगों ने कभी सुना है कि फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा और कहाँ कम है? आप लोग को ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारा जो हिमालयन क्षेत्र है वो बहुत ही संवेदनशील है। उसमें हम लोग जो तेहरी डैम बना दिया गया है, इफ यू आस्क मी, देखिए आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, आई एम अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स अर्थ मोर देन आई अंडरस्टैंड पीपल। जितने लोग को हम लोग आसपास, मतलब हम एक होता है ना कि इंसानों को ज्यादा समझने से ज्यादा हम पत्थरों को ज्यादा समझते हैं, हम नदियों को ज्यादा समझते हैं, तो हम उनके हिसाब से समझते हैं, हम उसके हिसाब से सोचते हैं। तेहरी डैम इज अ ह्यूज मिस्टेक। Any dams which are being built on Himalayan area is a huge mistake. Why? क्योंकि आपने एक जोखिम क्रिएट कर लिया वहां पर। सबसे बड़ा चीज है, एक खतरा मोल ले लिया वहां पे। आपको लग रहा है कि वो डैम जो है उस पानी को रोक लेगा, बचा लेगा, लेकिन डैम जो है उसका एक वेट होता है, पानी का वेट होता है। छोटा एक सा एग्जाम्पल है, आप अपने घर में कोई बच्चा जो टब से खेलता है, आपने कभी टब में पानी डाल के उसको उठाने की कोशिश की है? वो जो प्लास्टिक का जो एक आता है जिसमें, आप सोचिए कि पानी का वेट हम लोग इमेजिन में नहीं कर पाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक के टाइम पे वो जो वेट है उसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। वो छोटा हम लोग के घर पे जब भूकंप आता है, तो हमारे घर पे जो ऊपर गमले लगे हुए हैं, उस एक एक गमले का जो वेट है, वो हमारा बिल्डिंग कैसे बिहेव करेगा भूकंप के समय, उसका एक एक चीज का मायने होता है। तो इसी वजह से हम इस फेवर में बिल्कुल नहीं है कि हिमालयन एरिया के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किया जाए। वो बहुत ही संवेदनशील एरिया है, वो अभी तक उठ रहा है। अगर आपको मालूम होना चाहिए कि जो हिमालय है, वो हम लोग जब छोटे थे, हम खुद जब छोटे थे, तो हम लोग पढ़ते थे कि उसका हाइट है 8848 मीटर्स। अभी रिसेंटली आप पढ़ेंगे कि वो 8852 मीटर्स हो गया है। वो अभी तक फॉर्मेशन हो रहा है, उसका जो फॉर्मेशन, वो जो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो चाइना की तरफ पुश करके हिमालयन को रेज कर रहा है, उठा रहा है। हिमालय अभी तक उठ रहा है। तो ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है, जिसमें कि पानी के साथ और ये सब डैम्स वैम्स का छेड़छाड़, वो बहुत बड़ा आपदा का निमंत्रण देना, वो एक कारण बन जाएगा इस चीज का। तो हम लोग यहाँ पर से भी जो बात कर रहे थे आपदा के बारे में, मिटिगेशन के बारे में, तो हम आगे इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। जो आप लोग बात कर रहे हैं कि एम्बैंकमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तटबंध बना रहे हैं, तो जो तटबंध है वो अपने आप में खुद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है कि तटबंध ने बचाव कर लिया, लेकिन वो उसके एवज में वो क्या नुकसान कर रहे हैं, कितने, जो काफी सारे लोग, आप लोग भागलपुर के हैं, हम छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पर एक एरिया है जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, गोपालपुर, कमलापुर, इस्माइलपुर, नौगछिया के साइड, ये सब एरिया है। नौगछिया में पहले बहुत बाढ़ आता था, तो उन्होंने क्या किया, एक रिंग बांध बना दिया, वहां पे रिंग बांध बना दिया।
तो वो रिंग बांध ने नौगछिया को तो बाढ़ से बचा लिया, लेकिन उसके एवज में वो करंट में एक नया डिजास्टर क्रिएट कर दिया है। आप लोगों ने सुना है बीच अभी अभी हाल में ही बहुत डिस्कशन में है कि एक एरिया है जिसको कहते हैं रानी दियारा, और रानी दियारा में इतना भयंकर कटाव हो रहा है कि एक मंदिर को उड़ाकर ले गया, एक एक पूरा का पूरा स्कूल, सरकारी स्कूल जो है वो कट के बह गया। कितने लोगों ने सुना इसके बारे में? तो ये जो तटबंध बना हुआ है उसके किनारे पे, वो वही उसका मेन कारण है। तो तटबंध के अपने प्रॉब्लम्स हैं, ये हम लोग इसके बारे में और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट्स, ये जो पहला हम लोग जो सेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जनरली हमारे आपदा प्रबंधन का क्या स्थिति है इंडिया में उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो हमारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वो केवल रिस्पॉन्स से अब हम लोग प्रिपेयर्डनेस पे आ गए हैं। अभी जो हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। अभी शालिनी ने हमें बताया कि हम लोग बहुत तरह की चीजें उसमें वो, तो ये सारी बातें आप लोग जो बोल रहे हैं वो सारी करेक्ट है, लेकिन आप लोग सब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहे हैं, जो कि एक बड़े सिस्टम का पार्ट है। तो वो बड़ा सिस्टम क्या है? हम लोगों ने कोई भी आपदा का पहले से तैयारी करना, पूर्व तैयारी, उस पूर्व तैयारी में हम लोगों ने प्रिवेंशन की बात की, यानी कि किसी भी आपदा को रोकना, मिटिगेशन की बात की, यानी कि उसके जो रिस्क हैं, उसके जो जोखिम है उसका न्यूनीकरण करना। जोखिम का न्यूनीकरण भी हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग प्रिपेयर्डनेस की बात किया, यानी पूर्व तैयारी। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग जो आपस में ये बैठ कर ये डिस्कशन कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पूर्व तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जब तक समझेंगे नहीं, आपदा का नेचर नहीं समझेंगे, आपदा के बारे में नहीं समझेंगे, उसके पल्स को नहीं पकड़ेंगे, तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे? अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी भागलपुर में क्या होता है, अभी छोटे छोटे जगह पे जहां पर इसकी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग कम है, लेकिन इंटेंट है। हम लोग सब एक इंटेंट से, कॉमन इंटेंट से जुड़े हैं। हमारा इंटेंशन सब लोग का एक ही है कि हमारा जो शहर है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो एरिया है, वो आपदा से बचे रहे। हम लोग सबका कॉमन अच्छा इंटेंशन है कि हम लोग बचे रहें आपदा से। लेकिन उस आपदा से बचाव के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग सिर्फ उस वक्त लगता है किसको क्या जरूरत है, चलो उस जरूरत को पहुंचाओ, तो हम लोग उसको बिना किसी प्लान के करते हैं। यानी उस वक्त हमारे सिर पे पड़ा, उसी वक्त हमने इमीडिएट प्लान बनाया और इमीडिएटली हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग कर पाते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या हम लोग 100% पॉपुलेशन को रीच कर पाते हैं जिनको हमारी जरूरत है? दूसरी चीज, क्या हम लोग उनकी सारी जो उनकी जरूरतें हैं उनको हम लोग पूरा कर पाते हैं? भागा जा रहा है वो। क्या हम लोग उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं? होता क्या है कि हम लोग कुछ चीजें उन तक पहुंचा पाते हैं, कुछ लोगों तक पहुंच पाते हैं। हो सकता है बहुत जरूरतमंद ऐसे हैं जहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, और बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद हैं जहां पर कई बार उनको राहत का सामग्री मिल जाता है। कभी हम जाके देकर आए, कभी तुम जाके दे आए, कभी कोई दूसरी संस्था के दे आई, क्योंकि वो लोग सामने पड़ जाते हैं। लेकिन जिनको रियली जरूरत है, जिनको सही में जरूरत है, वो पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि क्या हम लोगों ने कभी उनसे पूछा कि आपको क्या जरूरत है? हम लोग ये सोचते हैं कि उनको पूरी सब्जी की जरूरत होगी तो हम लोग पूरी सब्जी बना के उनको दे देते हैं। हमको लगता है कि उनको चावल की जरूरत होगी, उनको आलू की जरूरत होगी, हम जाके दे आते। उनको प्याज की जरूरत होगी, हम लोग जाके दे आते। तेल की जरूरत होगी। लेकिन आइडियली आपका जन्मदिन है, आप लोग सबका बर्थडे है, ठीक है, और आपके पापा, आपके पेरेंट्स, आपकी बहन, आपके फ्रेंड्स, वो लोग सोचते होंगे जरूर इसको इस चीज की जरूरत है, हम लोग यही गिफ्ट कर देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, जितना पैसा तुमने इस चीज में खर्च किया तो मेरे पास ऑलरेडी था, मेरे से पूछ तो लेता यार एक बार। लगता है कई बार ऐसा है कि नहीं? क्योंकि जिन पर आप बहुत पैसे खर्च करके जिन तक पहुंच रहे हैं, हो सकता है उनको उस चीज की जरूरत ना हो। जिनको हम चावल पहुंचा रहे हैं, हो सकता है वो साल भर इसकी खुद तैयारी करके रखे हों और उनके पास बोरे बोरे चावल जो है छत के ऊपर जमा हो, और हमने चावल उनको फिर से पहुंचा दिया। तो लेकिन अगर उनको रियली क्या चीज की जरूरत है, हो सकता है उनको जरूरत हो बर्तन की, उनके बर्तन बह गए हों, या उनके घर में एक छोटा बच्चा का जन्म हुआ है, तो उस छोटे बच्चे के जन्म के लिए उस समय उनको दूध वगैरह ढंग से नहीं मिल पा रहा है। माँ को भी उसकी जो माँ होती है, जो लैक्टेटिंग मदर है, जो दूध पिलाने वाली माँ है, उनका जब तक न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा वो बच्चे को कैसे दूध पिला पाएंगी?
तो क्या हमने सोचा है कि वो एक लैक्टेटिंग मदर है, अगर हम लोग उसका न्यूट्रिशन के हिसाब से कुछ ध्यान में रखे अगर पहुंचा दें तो उनका जो छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा है, उनको भी अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो जब हम लोग राहत देते हैं, क्या हम लोग इन बिंदुओं को दिमाग में रखते हैं? नहीं रखते। बहुत सारी यंग लड़कियां हैं जिनको मेंस्ट्रुअल नीड्स होगी, क्या हम उनके नीड्स का कभी ध्यान रखते हैं कि उनका मेंस्ट्रुअल नीड्स होगा? हाँ, सोचो कि उन लोगों का किस तरह का हालत है, वहां पे चारों तरफ पानी, उसमें उनकी जो नीड्स है वो नीड्स नहीं पूरी हो पा रही है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि उनको बिस्किट की जरूरत होगी, उनको दालमोट की जरूरत होगी, उनको चूड़ा की जरूरत होगी, हाँ उनको ये जरूरत होगा, उनको मच्छर काट रहा होगा, उनको मच्छरदानी। तो यही है कि हम लोग को समझना होगा, और हम लोग को ये समझना होगा। अच्छा, एक और चीज हम लोग कभी ध्यान में रखा है हम लोगों ने कि रिलीफ कैंप्स बन जाते हैं, सरकारी रिलीफ कैंप्स बन जाते हैं। सड़क के किनारे बहुत सारी झोपड़पट्टियां चली आती हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा। और वो लोग आ तो जाते हैं वहां पर, लेकिन एक क्योंकि देखिए हम एक जेंडर इश्यूज पे काम करते हैं, तो आपको हम छोटा सा बात बता दें, हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे काम किया है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपदा ग्रसित क्षेत्र होते हैं वहां जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाता है, बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाता है जेंडर बेस्ड वायलेंस। उसमें छोटी बच्चियां होती हैं, उसमें बड़ी लड़कियां होती हैं, उसमें एडोलेसेंट्स होते हैं, बॉयज होते हैं, बॉयज तक के साथ होते हैं, छोटे छोटे लड़के बच्चों के साथ होता है। और सबसे बड़ा चीज वहां पर ट्रैफिकिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपदा ग्रसित होते हैं। माँ बाप को फुसला दिया गया कि आपके बच्चे को हम जॉब लगा देंगे, ये कर देंगे, और वहां पर से ट्रैफिकिंग शुरू। यस इनफैक्ट मैं तो उसको किधर फ्लड आया था मैं उसके बारे में सुना नहीं था, और वंस अ फ्लड केम इन पर्टिकुलर एरिया, तो वहां पर क्या था कि सबका उन्हें खाना पीना सब कुछ पहुंचा दिया गया। बाद में पता चला रिसर्च में कि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत का चीज था वो था सिंदूर। लड़कियों को सिंदूर ना होने के कारण उनपे प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो जब बाहर जाती थी तो उनपे एट्रोसिटीज हो रही थी वहां पर बाहर में। तो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें सिंदूर का ऊपर करवाया गया था कि सिंदूर पहले तुम लो, ये उनका मेन पॉइंट हुआ उस समय। See, these are little things। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट करने की होती हैं। और तभी यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोग इस पर भी आएंगे, हम लोग बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग आइडियली अगर हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है, तो हम लोग को सबसे पहले नीड्स असेसमेंट करने हैं, उनके जरूरत का असेसमेंट, आकलन करना है, जरूरतों का आकलन करना है, जाके उन पे थोप नहीं देना है। कई बार क्या होता है, एक सुनामी का हम इंसिडेंट बताते हैं, क्योंकि जब हम एनडीएमए में काम कर रहे थे तो जस्ट सुनामी के बाद 2005 में एनडीएमए बना, और हम लोग पहले ऑफिसर्स थे उसमें एनडीएमए में। तो उस समय हम लोग सुनामी पे ही काम कर रहे थे, और सुनामी के क्षेत्र में हम लोगों ने ये देखा कि पूरे इंडिया को कंसर्न हो गया था, अरे इतना बड़ा आपदा आ गया है, हम लोग सबको हेल्प करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया से, पंजाब से, कई तरह से एकदम ट्रक पे ट्रक लद करके जा रहे सामान, और पुराने कपड़े बहुत लोग भेज दिए। बहुत लोग, छोले भटूरे चला गया वहां पर से, एकदम फ्लाइट से जा रहा है छोले भटूरे, और वो सारा का सारा बर्बाद हुआ। उनको नहीं खाना था छोले भटूरे, उनको नहीं खाना था। ये मत समझिए कि वो डिजास्टर पीड़ित है तो वो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा या कुछ भी खा लेगा। उसका एक कल्चरल नीड्स होता है, कल्चरल नीड्स होता है, वो उसके बियॉन्ड किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि वो उस पीड़ित है वो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं, वो उनका भी एक राइट्स है, उनका भी एक राइट्स और उनकी भी एक डिग्निटी है, उनकी अपनी डिग्निटी। वो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे, उनको बहुत बुरा लग जाता है पुराने कपड़े। तो ये जो चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को समझना पड़ेगा, और हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में जब तक हमारी पूर्व अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रायर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रायर तैयारी नहीं होगी, तो हम लोग इस चीज को ढंग से प्लानिंग नहीं कर सकते। क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, एक उसको ना बड़े एरिया के बारे में प्लान करना होता है, लेकिन हम लोग के तरह के लोग हैं जो कि हम लोग लोकल एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, तो हम लोग तो अपने एरिया को अच्छे से समझ सकते हैं। हमको मालूम है कि हमको 10 पंचायत में पहुंचना है, तो एटलीस्ट हमको तो अपने 10 पंचायत से नस नस से वाकिफ होना चाहिए। उनकी क्या जरूरतें हैं, उनको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उनको हम लोग कैसे बचा सकते हैं। और बल्कि जब हम लोग उनको उनकी जरूरतें पूरी कर देते हैं, तो हम लोग को चाहिए कि रिसोर्सेज हम लोग जनरेट करें और उनको वापस ट्रैक पे लाने में मदद करें। और इसमें हम लोग का एक और बहुत बड़ा रोल है,
जो कि हम आगे ये इसका स्पेसिफिक सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो रोल है ना, कि एक एनजीओ को ये मत समझो कि हम लोग अपने लेवल पे करके छोड़ दिए। जब आप इसमें उतरे हैं, अगर आप फुल टाइम ये कर रहे हैं, तो आपको लड़ाई अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़नी होगी। आपको जाके पता करना चाहिए कि वो जो रिलीफ कैंप्स है उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो सरकार ने बनाया हुआ है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, उनको पानी मिल रहा है कि नहीं, कि जितने लोग हैं उसके हिसाब से टॉयलेट्स सही है कि नहीं, उन टॉयलेट्स में पानी है कि नहीं, ठीक है, और सेफ्टी है कि नहीं, वहां की महिलाओं को सेफ्टी है कि नहीं, वहां के बच्चों को सेफ्टी है कि नहीं, इन सारे चीजों का आकलन करना चाहिए। तो ये एनजीओस का रोल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और क्या होता है, अभी पैंडेमिक का भी एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर एक जो हमारे न्यूज़पेपर्स है, हमारी मीडिया, उनका भी रोल होना चाहिए। मीडिया यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है? उल्टा रोल प्ले करती है, खाली सेंसेशनलाइज करना, प्रॉब्लम इतना हो तिल का ताड़ बनाना, है ना। और उससे क्या होता है, बाकी लोग भी डर जाते हैं। अब पैंडेमिक को ये अभी ले लीजिए ना, ये जो कोविड आया है, जितनी सिचुएशन बुरी नहीं है उससे ज्यादा तो इन लोग उसको बुरा बनाकर रखे हुए हैं। हाँ, मतलब जो हालत है, हम लोग को लग रहा है हे भगवान हॉस्पिटल का क्या हालत होगा, जाने लायक नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा स्थिति नहीं होगा। उन लोग को चाहिए करेक्ट रिपोर्टिंग करें। अगर एक चीज खराब हुई है तो भाई उसको रिपोर्ट करो, लेकिन उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं पुल करो। आउट ऑफ प्रोपोर्शन पुल करने से क्या होता है कि आप एक बहुत गलत रोल प्ले कर रहे हैं, आप बाकी सिटीजन्स को डरा रहे हैं। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करना चाहिए, क्योंकि इस होल चीजों में, और हम लोग आगे ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग सब कोई साथ मिलके काम करेंगे तो ये काम रियली अच्छे से होगा। तोड़ तोड़ के, टूट टूट के काम करेंगे तो कभी ये काम जो है हमेशा ऐसे हमेशा रहेगा। द मोमेंट हम लोग इस चीज को एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हम लोग करना शुरू करते हैं कि भाई हम लोग सब कोई एक साथ है इसमें। जस्ट अ सेकेंड, या कि हम लोग इसमें एक साथ हैं, हम लोग सारे लोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग एक साथ मिलकर, एक एक उंगली जो है ना, आप सेपरेटली कुछ भी काम कर लीजिए, वो एक एक उंगली जो है उतना काम नहीं कर पाएगा। द मोमेंट ये मुट्ठी बनता है, वो मुट्ठी बनते ही वो जो आप सेपरेटली अलग अलग सारा काम कर रहे हैं, उनसे कहीं 5 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। तो यही चीज जो है ये हम लोग के साथ भी है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहते हैं कि एक, आप लोग सब फ्लड्स वगैरह में रिस्पॉन्ड करते हैं, आप लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है। आप ये सोचिए कि अगर कोई भी, आज जैसे हम लोग बैठे हैं, अभी तक भागलपुर में प्रॉपर्ली फ्लड नहीं आया है, लेकिन अगर हम लोग पहले से, जितने लोग अभी बैठे हैं, भागलपुर के लोग बैठे हैं या अपने अपने आप जहाँ के हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट के लोग, अलग अलग एनजीओज, सरकार अगर चाहे तो, अब चाहे तो सरकार को अगर मिलाने का वो रखते हैं, एक वो रसूख रखते हैं कि उनको भी साथ में मिला लें तो अच्छी बात है, नहीं मिलाते तो कोई बात नहीं। एनजीओज, मीडिया, स्कूल्स, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स वगैरह इसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे आप लोग मैस्कॉट, आप लोग एल्यूमिनाई एसोसिएशन, वो इस तरह के जितने भी लोग साथ मिलकर आ सकते हैं, डॉक्टर्स को जोड़ लीजिए इसमें, यूनिवर्सिटी को जोड़ लीजिए इसमें, सबको अगर मिलकर प्लानिंग करें और अपने डिस्ट्रिक्ट का एक मैप खोल लें, उस मैप को खोल करके जितना प्रभावित एरिया उसको आइडेंटिफाई करें, प्रभावित एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद सारे लोग आपस में डिस्कस करें कि हमारी पहुंच कहां कहां हो सकती है, किसके लिए कहां पहुंचना सबसे आसान है। अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो कोई नहीं छूटेगा। हम लोगों का ध्येय क्या होना चाहिए, हम लोग का एम क्या होना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे, कोई एक आदमी भी पीछे ना छूट जाए। और होता क्या है कि कई सारे लोग छूट जाते हैं। तो अगर हम लोग सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलके उसको तोड़ ले, मैपिंग कर लें, और मैपिंग दो तरह की, एक होता है कि एरिया वाइज मैपिंग करें और एक होता है डोमेन वाइज मैपिंग करें। डोमेन वाइज मैपिंग करें कि हम किसी चीज में अच्छे हैं, आप किसी और चीज में अच्छे हैं, कोई हेल्थ में अच्छा है, कोई बच्चों के इश्यूज में अच्छा है, कोई महिलाओं के इश्यूज में अच्छा है, कोई लाइवलीहुड के इश्यूज में अच्छा है, कोई हेल्थ के इश्यूज में अच्छा है, कोई इमीडिएट जो क्या बोलते हैं, जो कि इमीडिएट हेल्प जो उन लोग को चाहिए, फर्स्ट एड वगैरह में अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोग को अपना डोमेन का भी मैपिंग करना चाहिए कि हम लोग हर कोई जो है वो किस एरिया में अच्छे हैं, किस तरह से अच्छे हैं। तो ये हम लोगों ने ब्रॉडली डिस्कस किया कि किस तरह से मतलब ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आकर इसका पूर्व तैयारी कर सकते हैं। अब हम लोग
अगेन ये जो पहला सेशन हमने किया ना, ये इट इज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्टरी सेशन। इसके बाद हम लोग इसमें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर चीज में उतरेंगे और उसको हम लोग। रानी जी इसमें हेलो, सुन रहे बोलिए। ये मैं जानना चाह रही थी कि जैसे ये स्टेट डिजास्टर टीम बनती होगी जी, ये मैं हाँ, तो जैसे ये डिस्ट्रिक्ट या एरिया वाइज भी बनती है या स्टेट लेवल पे ही बनती है? देखिए आइडियली अरुणिमा जी, आइडियली होता क्या है कि हमारे देखो हमारे हम अब स्टेट लेवल की बात करते हैं। स्टेट लेवल में आपदा प्रबंधन को ना एक ही डिपार्टमेंट डील कर रहा है, उसका नाम है आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट। लेकिन आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट जो है वो हिस्टोरिकली वो राहत और रिस्पॉन्ड करने का और उसके पास सारे पैसे का कंट्रोल रहता है, तो वो शुरू से करते आया है। अच्छा, दूसरा डिपार्टमेंट, इसी डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, वो संस्थान है, अथॉरिटी है, बीएसडीएमए है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये उसी तर्ज पे बना है जैसे नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो कि उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास पूरा पैसा का कंट्रोल होता है। अगर आप लोग सुनते होंगे कि जब भी किसी स्टेट में डिजास्टर आता है तो वो लोग तुरंत बोलते हैं कि इसको ना राष्ट्रीय आपदा आप इसको डिक्लेयर कीजिए और तुरंत हम लोग को पैकेज दीजिए, 800 करोड़ का पैकेज दीजिए, 1000 करोड़ का पैकेज दीजिए। तो ये जो है ये कौन करता है, कौन देता है? तो स्टेट मांगते हैं और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है वो पैसा देना डिस्कशन के बाद, और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी उसका हिस्सा है। तो इन सब का एक साथ डिसीजन होगा तब वो जाके वो मिलेगा, वहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ। यही चीज फिर स्टेट लेवल पे है। जो वो पैसा आता है वो कहाँ आता है? स्टेट एक्सचेकर में आता है, लेकिन वो किसके कंट्रोल में है? वो है डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन के कंट्रोल में, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में। तो वो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट हुआ। तो ये जो डिपार्टमेंट है, इनका जो काम है बेसिकली, वो इस आपदा प्रबंधन में बोट्स कहाँ होंगे, टीम्स कहाँ होगी, और इसमें सर्कल ऑफिसर, लोकल लेवल में ना सर्कल ऑफिसर इसके इंचार्ज होते हैं। सर्कल ऑफिसर जो है या डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं। हमारे यहाँ फ्लड का बहुत ज्यादा होता है तो कैजुअलिटी भी होती है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अगर कोई काम कर रहा है, ऑथोराइज नहीं है, जैसे कि हम में से मैं काम कर रही हूँ जी, तो हमारे एरिया में ऐसी कोई टीम होगी जो ट्रेंड होगी, क्योंकि आप सब कुछ तो जैसे फ्लड आया और हम एकदम ट्रेंड तो है नहीं कि हम सब कुछ जान सके, हर चीज को लुक आउट कर सके। तो मेरा ये जानना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज कोई टीम काम करती होगी तो हमें या तो हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं जैसे संस्थान के तहत करते हैं। यही इसमें हम लोग डिटेल में आएंगे अरुणिमा जी। अभी के लिए हम आपको यही बता देते हैं कि देखिए, जो आपको हम बता रहे थे कि दो जो डिपार्टमेंट है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया और एक हो गया बीएसडीएमए, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो हर स्टेट का अपना एक होता है डिजास्टर, मतलब जैसे एनडीएमए है तो वैसे ही बीएसडीएमए है। अब बीएसडीएमए का क्या काम है कि वो लोकल लेवल पे उसका डीडीएमए होना चाहिए। डीडीएमए होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दिल्ली ने बना लिया है। भागलपुर का भी होना चाहिए, लेकिन क्या हम लोगों में से किसी ने भागलपुर में सुना है कि डीडीएमए है? नहीं। किसी ने भी सुना हो? नहीं सुना है, क्योंकि उस चीज को ट्रांसलेट अभी 10 साल हो गया है इस चीज का डायरेक्शन आए हुए, लेकिन वो डीडीएमए प्रॉपर्ली बन नहीं पाया। अगर आप पूछिएगा तो उनका डीडीएमए बना हुआ है, वो बोलेंगे कि डीडीएमए बना हुआ है, इसमें जो हमारे डीडीएमए जो हमारा कमिटी है उसमें डीएम उसके हेड हैं, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, उसमें हेल्थ वाले ऑफिसर हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट ये है, इन लोग सब टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, आइडियली उसमें अगर आप पढ़िएगा तो डीडीएमए का पूरा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 सारा डिटेल बता रहा है कि हमारे डीडीएमए का रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ बताएगा। वो सब कागज में बना हुआ है, सब कुछ कागज में बना हुआ है। इनफैक्ट 2015 की बात है, आई थिंक 2015 की बात है, जब बीएसडीएमए ने, बल्कि एनडीएमए ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हर डिस्ट्रिक्ट को 25 लाख रुपया दिया है। 25 लाख रुपया दिया है कि आप अपना अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाइए। तो 2015 में मिला था और उस वक्त हम एक इंडिपेंडेंट
कंसल्टेंट हुआ करते थे, और हमने बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट का जो प्लान है बनाने में मदद किया था, जिसमें से एक था सारण, एक था सिवान, एक था बक्सर और एक था गोपालगंज। इन चारों का हमने हेल्प किया था। और बल्कि मेरा एक दोस्त है जो पिछले बार मेरे साथ आया भी था ये यहाँ पर तैयारी करने, वो दोस्त भागलपुर का बनाने में, प्लान बनाने में मदद किया है। तो वो प्लान आज तक उसने सुबह की धूप नहीं देखी है। वो प्लान बन के तैयार है, लेकिन वो अप्रूव होकर बाहर नहीं आया है। तो हम लोग का कहना है कि जो प्लान बना है, जिस भी स्टेट में बना है, आप निकालिए तो सही। उसको तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसको आगे किया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पहले प्लान बाहर निकलेगा तब तो काम आगे होगा। तो भागलपुर का भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, DDMP बोलते हैं, वो तैयार है, और वो, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया गया अभी तक। तो ये हम लोग को भी कायदे से करना चाहिए, हम लोग को PIL करना चाहिए, हम लोग को पूछना चाहिए कि DDMP पे आप लोगों ने सरकारी पैसा इतना खर्चा किया है, करने के बाद वो आज तक हम लोगों ने उसका शक्ल क्यों नहीं देखा, उसको रिलीज क्यों नहीं किया गया है। और अरुणिमा जी, उसी प्लान के अंदर सारा चीज बना हुआ है क्लियरली। उस प्लान में दिया हुआ है डिटेल की हु इज रिस्पॉन्सिबल, एजुकेशन ऑफिसर का क्या काम है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का क्या काम है, डिस्ट्रिक्ट, वो उस सबका क्या रोल है, सारा क्लियर है। कितने कितने दिन पे आपको मॉक ड्रिल्स करना चाहिए, कितने दिन पे आप लोग को आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, स्कूलों में क्या तैयारी करनी चाहिए, और उनको किस तरह से देखना चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है ना कि NDMA लेवल पे बहुत अच्छी तैयारी है, स्टेट लेवल पे भी खासी अच्छी तैयारी है, लेकिन अगर आप सीन ऑफ एक्शन क्या होता है, एक्शन कहां होता है, डिजास्टर कहां आकर करता है। डिजास्टर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आकर कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हम लोग टाइप के लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है पहली रिस्पॉन्डर, हाँ, और डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं। वो जब तक स्टेट लेवल के लोगों को पता चलेगा, और जब तक ये नेशनल लेवल के लोग को पता चलेगा, तब तो बहुत बहुत चीज हो चुका होगा। तो इसी वजह से सबसे पहले हम लोग को फोर्स करना चाहिए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बाहर आए, हमें पता चले, हर सिटीजन को मालूम होना चाहिए कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो कोविड क्राइसिस चल रहा है, उस कोविड क्राइसिस में भी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, किस जगह पे क्या होना चाहिए, कहां पर जाने से क्या होना चाहिए, किसको फोन करना चाहिए, ये सारी चीज हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। तो खैर, अभी हम लोग इसके बारे में भी और डेवलप करेंगे। और हेलो दी, कहा कि ये जो टीम्स होती है ना, वो टीम सरकार बनाती है। हम लोग के जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना हुआ है, उसमें ना कितने हमारे बोटमैन्स हैं, कितनी हमारे पास बोट है, हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी बोट है, कितने अग्निशमन जो क्या कहते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं वो कितने हैं। हम लोग का सारा रिसोर्स बेस पूरा लिखा होता है, उसमें पूरा डिटेल लिखा होता है। कितने उसको क्या बोला जाता है, जो कितने तैराक हैं, कितने डाइवर्स को भी उन लोग, एक गोताखोर, कितने गोताखोर हैं, क्योंकि यही लोग बचाव के काम में काम आते हैं ना, कि किनके पास बोट है, और उन बोट वालों को कैसे इत्तला किया जाता है कि यहाँ पर आपको अपना बोट लगाना है, ताकि कोई गांव अलग हो जाते हैं तो उन गांव तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। तो ये सब पूर्व तैयारी का पार्ट है। जैसे ही मॉनसून सीजन शुरू होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से वो लेना शुरू कर दे कि आपके यहाँ सारे बोट सही जगह पे लगे हुए हैं कि नहीं, आपके पास सारे खाद्यान्न की तैयारी हो गई है कि नहीं, वहां तक पहुंचाने की तैयारी हो, सारी दवाइयों की तैयारी हो गई है कि नहीं, साफ पानी पहुंचाने के लिए हैलोजन टैबलेट सब तैयार हैं कि नहीं। तो ये सारी तैयारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को करना चाहिए, और वो करते भी हैं। सूखा जो अनाज होता है वो पहुंचाना, चूड़ा और गुड़ और सत्तू, ये सब तैयारी करके रख लेने की बात होती है, सारा होता है इसमें। और आइडियली इतने साल से हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज हम लोग के सामने नहीं आ पाती, और बहुत सारी चीजों का आप जानते बिहार कैसा है, करप्शन भी हो जाता है। तो खाली बिहारी के बारे में क्यों बोले, हर जगह ऐसा होता है। तो है, ये सब भी प्रॉब्लम है, ये सब इश्यूज है। लेकिन हाँ, जहां तक टीम बनने की बात है, टीम हर जगह होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम होनी चाहिए, पंचायत लेवल पे टीम होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे टीम होनी चाहिए, और गांव के लेवल पे विलेज टीम भी होनी चाहिए। तो BSDA में ये सब काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहा। BSDA में बड़ा एक्टिवली ये सब काम कर रहा है, लेकिन समवेयर आपको हम जो बताना चाहते हैं वो यही बताना चाहते हैं कि जब डिजास्टर का टाइम आता है ना, तो सबकी आंखें खुल जाती हैं, कान खुल जाते हैं, सारे
एंटीना जो है खड़े हो जाते हैं। जब साल भर जब इसकी तैयारी करनी होती है उस वक्त सब सोए रहते हैं। और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है और जो बीएसडीएमए है, ये लोग साल भर बहुत काम कर रहे हैं। ये मेरा आंख का देखा हुआ चीज है, क्योंकि हम खुद इस सिस्टम पे थे और हम एनडीएमए के पार्ट रह चुके हैं, और एनडीएमए से हम लोग हर स्टेट के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज पे नजर रखते थे, देखते थे। तो हर एसडीएमएस काम कर रहा है, और सैडली एक ही चीज है यहाँ पे प्रॉब्लम, कि डिजास्टर मैनेजमेंट को सीरियसली नहीं लिया जाता है। इन लोग को लगता है ये लोग क्या बोल रहे हैं, जब आएगा आपदा तब देखा जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को अकेले काम नहीं करना होता है ना, वो अकेले कैसे काम करेंगे? ये जो हेल्थ का भी इशू हो रहा है, तो ये भी तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। तो जब ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जब जाते हैं हेल्थ विभाग में और बोलते हैं कि आपकी तैयारी क्या है, कैसी है, आपको ये तैयारी करके रखना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रधान सचिव या बीएसडीएमए का जो वाइस चेयरमैन है, वो अगर वहां के हेल्थ के प्रधान सचिव के पास जाके बोलेगा कि आप अपनी आपदा की क्या क्या तैयारी किए हुए हैं, आपके सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ये चीजों की तैयारी है कि नहीं, उसका लिस्ट है, आप बताइए वहां पर कितने आदमी तैनात हैं, ये सब चीज पूछने जाएंगे, तो आपको क्या लगता है वहां पर क्या होगा? ये हम आपकी तरफ से जानना चाहते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम, जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो कि बीएसडीएमए के जो वाइस चेयरमैन है, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और प्रधान सचिव जो करंट हैं, प्रधान सचिव का मतलब वो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और इन सर्विस, उनका क्या रिएक्शन होगा? आपको क्या लगता है? I would like to add something, madam. This is Manu again. Yes. See, the most difficult thing that you can identify from a ground level is, ठीक है, जब आप देख रहे होते हैं ग्राउंड के अंदर में, मैं दरभंगा की फ्लड्स की बात कर रहा हूँ। Darbhanga has been recently hit by floods. ठीक है. The only thing is the management, it follows only one direction, that is from top to bottom order approach. There is no dissemination of knowledge from the people or from the crowd to the upper higher authorities. This is the major thing problem. I would like to cite some examples. ठीक है, वैसे दरभंगा के अंदर कुछ एरिया जैसे पिंडारूच का एरिया था, या BMP 13 का एरिया है, ठीक है, हम कुछ गांव देख रहे हैं सैरानीपुर एरियाज के अंदर में, ठीक है। जो मेजर प्रॉब्लम वहां पे आज की डेट में आप पूछोगे ना कि जो प्रॉब्लम क्या चीज है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज और द एंटायर विलेजेस दे आर लिविंग ऑन रोड्स. And if you ask them what is their biggest problem is they are not receiving any kind of medical attention. First thing is saying they are living in a fear of being hit and run by the heavy vehicles that are actually traversing for the day and night through that road. For example, बताता हूँ, जो खासकर जो सड़क है दरभंगा के पास में, वो एयरपोर्ट के बगल से सड़क निकल रही है, ठीक है। वहां पे आप आज की डेट में भी देखेंगे पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो पूरी सड़क पे आके बैठी हुई है। एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज या हायर अथॉरिटीज या डिस्ट्रिक्ट लेवल जिस आप अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हाउ दे एक्ट इज, ठीक है, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द कैजुअलिटीज, ठीक है। जैसे लोग मर रहे होते हैं वो वहां पे उनका एक्शन होता है। एंड यस, मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द हायर अथॉरिटीज, ठीक है। जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, सड़क का हमारा लिंक टूट गया है, बट किन चीजों पे काम करना चाहिए, वाकई में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है, आई एम माई सेल्फ ए जोग्राफर, तो मैं फील्ड विजिट जो कर रहा था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे टॉयलेट्स नहीं है, खासकर men somehow they manage, they shit in this water, ठीक है, बट जो लेडीज के लिए वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जो अगर वो मॉर्निंग आवर्स में भी जाती है ड्यूरिंग 4 to 6, ठीक है, देन देयर आर चांसेस ऑफ being molested, ठीक है, they are actually held victims, ठीक है, उनके साथ कुछ भी होता है। And another problem is कि इस आवर्स के अंदर में they are not receiving any kind of attention from the पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अच्छा ये सब तो चल रहा है, इसमें हम कहाँ देखेंगे, ठीक है। जो उनका रवैया जो होता है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स का भी यही होता है, ठीक है, कि ये बाढ़ आई पड़ी है मैडम, कोरोना हुआ पड़ा, इस समय में आप ऐसी प्रॉब्लम बता रहे हैं, हुआ भी कि नहीं हुआ है, जांच करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। So this is the actually ground report, and this information is actually not reaching to the higher authorities. What they are doing is most of the people, they are visualizing either from the Patna, they're either visualizing from the New Delhi or maybe some from other country, but they're not actually coming down to the ground level and asking people how to do or what to do or what are their actual needs. Another thing that is like to add is, ठीक है, हमें इनफैक्ट ऐसा चाहिए जिसमें कि क्राउड सोर्स, ठीक है, नॉलेज वो बेस बिल्डअप हो, ठीक है, और जितनी भी अटेंशन है, ठीक है, वो नीड के अनुसार हो, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, केदारनाथ के अंदर में देयर वाज एन ऐप दैट वाज एक्चुअली मेड, ठीक है, उसको बोलता है मैपिंग इन एरियाज ऑफ नेबरहुड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, जहां पे लोगों से नॉलेज गेन की जा रही थी कि कहाँ पे क्या क्या
डिजास्टर कैसे हुआ है, कहाँ पे इसका इफेक्ट है, हाउ मेनी पीपल आर ट्रैप्ड, ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, उसके हिसाब से नॉलेज निकाली जा रही थी। गवर्नमेंट जब टीका जैसा ऐप इंस्टॉल कर सकती है, ठीक है, कि गांव के अंदर में हर एक लोगों को पता लगा, जैसे कि मदर्स का वैक्सीनेशन, चाइल्ड के वैक्सीनेशन की, तो इस प्रकार से एक ऐप की जरूरत है जहां पे लोग बता सकें, ठीक है, कि लोगों को कौन से एरियाज में वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है, यहाँ पे अभी इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है या मदद की जरूरत है। हम सिर्फ इससे काम करें कि कैजुअलिटीज हो रही है एंड उसके बाद में रिस्पॉन्ड करें। आई डोंट थिंक दिस इज एन वाइज डिसीजन। या सो या एग्जैक्टली दिस इज इट। यही तो है जो हम लोगों ने इसको जो पैराडाइम शिफ्ट की बात की है, तो दिस इज एग्जैक्टली दिस कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं। तो ओनली थिंग इज हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग का कंट्री जो है ना, हम लोग का पॉपुलेशन, हम लोग का मल्टीपल टाइप का चैलेंजेस, हम लोग का अभी हम अगेन हम आना चाहते हैं बाद में इस पर कि हम लोग वल्नरेबिलिटीज हमारी क्या है, और हम लोग इस वल्नरेबिलिटी जो टर्म है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी बहुत डिटेल में समझेंगे कि क्या वल्नरेबिलिटी है। हम लोग का कंट्री का अलग अलग तरह का वल्नरेबिलिटी है, ये जो दूसरे कंट्रीज नहीं देखते। आप ये देखो जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ ड्यूरिंग ये जो हमारा लॉकडाउन के टाइम पे हुआ, डू यू थिंक दिस वाज यूनिक टू इंडिया? इजंट इट? सारे तो कंट्री लॉकडाउन फेस किए, सारे कंट्रीज तो कोविड का पैंडेमिक फेस किए, बट ये जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ तो हमारे कंट्री में हुआ था सिर्फ। डिड यू हियर ऑफ द सेम प्रॉब्लम एनीवेयर एल्स इन एनी अदर डेवलपिंग कंट्री? कहीं नहीं हम लोगों से नहीं सुना। तो इंडिया इज वेरी यूनिक because of the kind of population we have and also because of the kind of problems which we are facing. ऊपर से हम लोग का जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जो एक कास्ट बेस्ड जो एक कास्ट स्ट्रक्चर, जो जिसके कारण हम लोग का कंट्री में बहुत लोग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मार्जिनलाइज्ड हैं, बहुत उसके कारण वीक हैं। और आई मीन इट्स लाइक हम लोग का कंट्री का बहुत चैलेंजेस, हम लोग को ये समझना पड़ेगा। उन चैलेंजेस के कारण जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर हम ये कह दें कि काम ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो कुछ काम ही नहीं करती है, तो आई विल नॉट बी ट्रू एंड आई विल बी गिविंग अ जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट, सेंसेशनल स्टेटमेंट, जैसे कि जो मीडिया वाले करते हैं। तो हम वो नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अंदर रह के और हम हर तरह के सिस्टम में रह के देख चुके हैं। आई वॉज एन एकेडमिशियन ऑल्सो, आई वॉज टीचिंग फॉर 5 years, आई टॉट एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम बहुत आइडियलिस्टिक भी चीज करते थे कि जहां पर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, वो आइडियलिस्टिक वाला स्टेज होता है ना एज अ टीचर, जहां पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप की चीजें भी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो वहां हम आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या होना चाहिए हम वो भी कर रहे हैं। Then I got into the government system. Government system में आकर हमने देखा कि हम लोगों ने कितना मेहनत किया है at national level, and I'm seeing what the people at state level are also doing. ये हम अगर कह दें कि वो काम नहीं कर रहे हैं तो I will be wrong. I will be a liar. They are working very hard. The only thing is कि उस hard work में उन लोग अकेले काम नहीं कर सकते, ठीक है? This is something which disaster management is something which can't ever be done alone. Can't be done alone. उसमें माइनिंग डिपार्टमेंट का भी उतना ही काम है। माइनिंग डिपार्टमेंट जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी हम लोग को नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग नदी का रास्ता कैसे डिटरमिन करेंगे, हम लोग पानी को कहाँ स्टोर करेंगे वो कैसे डिटरमिन करेंगे। तो बेसिकली माइनिंग डिपार्टमेंट का भी उसमें काम है, उसमें जो जलवायु विज्ञान है उसका डिपार्टमेंट का भी काम है, ताकि हम लोग को सही टाइम पे पता चले कि व्हाट इज द सिचुएशन लाइक। अगर हम लोग को 10 दिन पहले मालूम चल जाए कि बारिश इतनी तेज होने वाली है, तो हम लोग को टाइम मिल जाएगा तैयारी करने की, हाँ, और जल्दी जल्दी उसको काम करने की। बहुत तरह का चीज है। फिर हम लोग को एक इंटर स्टेट इश्यूज भी है, यहाँ इंटर डिपार्टमेंटल, हमने हर डिपार्टमेंट का तो बात ही टच नहीं किया, हेल्थ का बात टच नहीं किया, रोड्स, PWD सबका बात ही टच नहीं किया अभी। तो ईच एंड एवरी जो हर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और हर डिपार्टमेंट के हेड्स का अपना ईगो वाला इश्यूज होता है। काम करने अगर असल में जब उतरोगे ना, तब आपको पता चलेगा, बिकॉज आई हैव डन एग्जैक्टली दिस। आई वॉज वर्किंग इन ओडिशा, एक पूरा 1.5 महीना हम ओडिशा में रहकर केवल यही काम किए हैं डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करने के लिए, एंड आई कुड सी इट वाज ऑल अ केस ऑफ ईगो। वो मेरे से जूनियर है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे से जूनियर है, वो तो सिर्फ सेक्रेटरी है, मैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ। और इसी चक्कर में थिंग्स आर मतलब समवेयर, आई मीन इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स। सो द थिंग इज कि हम लोग ये बात हम ये तभी हम आपको बताना चाहते हैं कि काम बहुत हो रहा है, लेकिन उस काम को ट्रांसलेट करके लोकल लेवल तक पहुंचाने में अभी 10 साल लग गया और हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। और इसको पहुंचाने में आपका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना इंपॉर्टेंट सरकार का है। ईच एंड एवरी पर्सन हु इज कंसर्न्ड अबाउट दिस हैज अ रोल टू प्ले।
अगर आपने 1% की भी जान बचा ली, 1% की भी मदद कर दी, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, और कहीं से भी पीछे नहीं है। यस तुषार। Ma'am, Aditi Gupta wants to ask something. Aditi, please. Can't hear you. Hello, Aditi. Can't hear you. Hello. Yeah. Hello. Yes. Hello. Sorry for interrupting, Dee. Yeah. I have asked a question कि जैसे हम लोग इस पर कैसे आवाज उठा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे हमारे भागलपुर में भी डिजास्टर मैनेजमेंट है। हाँ, लेकिन उस पे ऐसा नहीं है कि हाँ वो लोग कुछ कर रहे हैं या फिर उन लोग के पास एक है, होता है ना कि अरे आई कांट फाइंड दैट वर्ड। No, see what you do, Aditi, I just saw your question in the chat. What you people do ना, हम क्या करेंगे, आज अभी रैप अप करेंगे एंड टुमारो, कल के सेशन में ना हम लोग एक अपना टाइम बना लेंगे और उसमें हम लोग इंटरेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रखेंगे, और आज का जो भी क्वेश्चंस आप लोग का प्लीज नोट एंड सेंड इट टू इधर शुभकामिनी और शालिनी और तुषार, इन लोग तीनों को आप भेजो और इन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट वी विल डू टुमारो इज, बिफोर वी बिगिन आवर सेशन फॉर टुमारो, वी विल गिव अराउंड 20 minutes टाइम टू डिस्कशन ऑफ टुडेज क्वेश्चंस दैट कम्स टू योर माइंड। आप लोग मनन कीजिए, बैठिए, सोचिए, और ये वाला जो चीज क्वेश्चन भी आपने रेज किया है, tomorrow we will be answering all the questions. I wanted to wrap up today at the note कि at the end of the day you have understood, एक हम लोग का डिस्कशन हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट कंटिन्यूअम पे कि पहले हम लोगों ने कैसे खाली हम लोग रिस्पॉन्स की बात करते थे और अब हम लोग प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं। ऑल्दो वो प्रिपेयर्डनेस जो है वो नेशनल लेवल पर आया है, वो स्टेट लेवल पे भी आया है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक आने में उसमें समय लग रहा है, तो ये हम लोगों ने एक तरह से समझा इस चीज को। तो अभी बिफोर आई रैप अप, और हम लोग कैसे आवाज उठाएंगे इसका हम लोग डिस्कशन बाद में जरूर करेंगे, क्योंकि ये चीजें ना एक बार हम लोग समझ जाएं उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। बिफोर आई रैप अप, आई वांट टू टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज डिजास्टर। कोई बता सकता है कि डिजास्टर क्या है? हम लोग डिजास्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्या डिजास्टर क्या है? यस तुषार, यस। Any big kind of hazard can be termed as disaster. Once again, ज़्यादा बड़ा hazard को हम disaster term कर सकते हैं। Anybody else? An unexpected level of event that shocks the entire society, natural reasons. Okay, so I got 2 points here. First was कि a large scale event, तुषार ने ये कहा. Second, which I got is कि you just said an event which shocks. What did you say? Come again, please. Shocks. Which shocks an entire community or a sort of. Correct. All right. Anyone else? Yes, ma'am. Abruption in current societal status because of any mishappening due to the nature. Okay, I'll just man-made. Okay, I'll take the yeah, mishappening. I've taken your keyword mishappening. Anybody else? Yeah. कोई और ऐड करना चाहता है? Loss of life and property. Okay, very good. Loss of life and property. Anybody else? Yeah? Yes, ma'am. It's an event which can harm a major community, and it can cause loss of many people's lives and health. तो ये already loss of life and property में ये point आ गया है. ठीक है. So basically we are talking about हम सारे points को मिलाकर ना इसको एक define कर सकते हैं कि disaster क्या होता है. More or less we have been able to do so. सारे पॉइंट्स आ गए मोर और लेस. ठीक है. सबसे पहले एक डिजास्टर जो है ना वो लार्ज स्केल इवेंट है. ठीक है. छोटे इवेंट को हम लोग डिजास्टर नहीं कहेंगे. आपको याद है बहुत साल पहले की बात है जब हम एनडीए में थे, ऑल्दो हम लोगों ने उसको डिजास्टर भी टर्म दिया था. एक बच्चा था जो ट्यूबवेल के अंदर चला गया था और फंस गया था और उसको एनडीआरएफ को जाके उसको बचाना पड़ा था. प्रिंस की कहानी याद है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. उसको हम लोगों ने डिजास्टर का टर्म दिया था. Why? It was not a large scale event. आइडियली वो डिजास्टर में नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टिल वो डिजास्टर में इसलिए आया क्योंकि वो ऐसा चीज था कि जिसमें एक लाइफ जाने का डर था, वो उस कम्युनिटी के हैंडल करने के बियॉन्ड था. एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा, एनडीआरएफ उसको बुलाकर भी बहुत घंटे लगे तब जाके वो निकल पाया. ठीक है, तो वो छोटा सा एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने डिजास्टर का टर्म दिया था और एनडीएमए ने उसमें मदद की थी, कॉलिंग इट अ डिजास्टर. ठीक है ना. तो बेसिकली लेकिन हम लोग उसको लार्ज टर्म इवेंट, लार्ज स्केल में लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी डिजास्टर शुड बी अ लार्ज स्केल. इट शुड कॉज मतलब वो एक शॉक होना चाहिए, मतलब एक शॉक होना चाहिए. इट शुड शॉक एन एंटायर कम्युनिटी. इट शुड हैव मिस हैपनिंग इन इट. इट शुड बी कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है ना. और इट शुड बी काइंड ऑफ हमारे कोपिंग कैपेसिटी के बाहर हो, तभी उसको. फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड का जो पैंडेमिक है, ये क्या वो सारा क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? लार्ज स्केल है? It is a kind of a shock to an entire system. It is a shock to an entire system. Is it a mishap? Is it causing loss of life? Property तो नहीं बोलेंगे, लेकिन loss of life तो हो रहा है ना इसमें. Is it beyond our coping capacity? Yeah. And also, क्या ये हम लोग के नॉर्मल जिंदगी को आउट ऑफ ट्रैक कर दिया है? एक डिजास्टर वो भी करता है, हमारे नॉर्मल जिंदगी को आउट ऑफ ट्रैक कर देता है. सो बेसिकली व्हेन वी से डिजास्टर का, तो हम लोग के सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए वो सारे आएंगे. इट शुड बी अ लार्ज स्केल इवेंट, इट शुड शॉक एन एंटायर कम्युनिटी, इट शुड बी causing a mishappening, it should be causing loss of life and property, it should be beyond the coping capacity of a community, and it should be taking the life out of gear. जितने भी हम लोग का लाइफ का जो नॉर्मल है, उसको हम लोग को नॉर्मलसी से अलग करने वाला. ठीक है, तो ये हमारा डिजास्टर का डेफिनेशन हुआ. तो ठीक है, हम लोग डिजास्टर तो समझ गए, लेकिन विद इन डिजास्टर हम लोग के पास 3-4 टर्म्स हैं. लेट्स गेट इनटू दैट. पहला टर्म है हमारा, आपने हैजर्ड, आप लोग इंटरचेंजेबली हैजर्ड यूज कर रहे हैं. तुषार जस्ट यूज्ड द टर्म हैजर्ड. हैजर्ड क्या हुआ? अगर डिजास्टर ये है तो व्हाट इज हैजर्ड? कोई बता सकता है हैजर्ड क्या है? It means risk. Okay, so I got another term called risk. Are hazard, risk and disaster same? Is risk is equal to hazard is equal to disaster? Risk is equal to vulnerability. Okay, I got yet another term, vulnerability. So is hazard, risk, vulnerability and disaster same? Hazard imply? Doesn't hazard imply radioactive materials being leaked and causing Sorry, mass I didn't get it. damage? Once again, please. I mean, the word hazard is also synonymous with radioactive materials being leaked into the general. Many things are hazardous. छोटा सा एग्जाम्पल, हम अगर सड़क के बीच में खड़े हो जाए तो वो हैजर्डस जगह पे हम खड़े हैं. जहां पर से एक गाड़ी आ रही है और गाड़ी मेरे को कुचल सकती है, so I am on the way of a hazard. वो hazardous जगह है कि नहीं है? अगर हम जाकर सड़क के एक फास्ट हाईवे के बीचों बीच जाके खड़े हो जाएं, तो हम हैजर्ड वाला सिचुएशन पे है कि नहीं है? और द मोमेंट वो हमको मारेगा, हम डिजास्टर, आई मीन आई विल बिकम अ डिजास्टर. प्रोबेबिलिटी विक्टिम है, रिस्क है लाइफ का, प्रोबेबिलिटी जहां पे उसे हजार्ड कह सकते हैं. नाउ लेट मी गेट डाउन टू इट. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पहला डेफिनेशन. लेट्स गेट टू द फर्स्ट डेफिनेशन. व्हाट इज हैजर्ड? हैजर्ड जो है, कोई भी खतरा को कहते हैं. हैजर्ड इज खतरा, एनीथिंग व्हिच इज अ डेंजर, व्हिच सिग्निफाइज डेंजर, खतरा. ठीक है, अर्थक्वेक अपने आप में एक खतरा है. यस, राकेश, आई थिंक समथिंग वांट्स टू से. या राकेश. Yes, ma'am. I want to say something. Yeah. About risk and hazard. Yeah. Risk is the likelihood of hazard causing harm only, but hazard is something which has potential to harm, as you said. Again, ठीक है, ये जो हमको वर्ड है ये करेक्ट लगा. Hazard is something which has a potential to harm. ठीक है, potential to harm. तो यहाँ पर हम उसको कह सकते हैं, potential to harm का मतलब it can be a harmful, it can be a dangerous, it is dangerous. ठीक है ना, खतरा.
तो हम इसको हैजर्ड आप समझ जाइए कि एनीथिंग विच हैज पोटेंशियल टू हार्म, वो आपको हार्म असल में नहीं किया है लेकिन उसमें पोटेंशियल है हार्म करने का, ठीक है, राइट। तो दिस इज करेक्ट, हैजर्ड वही हुआ, राइट। अब दूसरा चीज है, दूसरा टर्म आता है हमारा वल्नरेबिलिटी। अभी आप लोगों ने किसी ने वल्नरेबिलिटी का टर्म यूज किया था, तो वल्नरेबिलिटी क्या मतलब है, कोई बता सकता है? यस, about threatening on a species or humankind. I don't think so this will be the answer. Threat, जो कोई चीज जो किसी भी चीज को थ्रेटन करता है वो हैजर्ड ही हुआ। हैजर्ड है जो थ्रेटन कर रहा है, जिस हैज पोटेंशियल टू हार्म, ठीक है। तो अगेन आई विल अगेन टेक डाउन योर वर्ड अगेन, थ्रेटनिंग टू हर्ट, थ्रेटनिंग टू हार्म, यू नो, ये भी हैजर्ड में ही आया। दिस इज पार्ट ऑफ हैजर्ड। हैजर्ड इसको हम लोग हिंदी में बहुत क्लियरली खतरा कहेंगे, ये खतरा है। Vulnerability, anybody else? I want to hear it from the girls, please. कोई लड़की बताओ please. Ma'am, possibility of being harmed. Possibility of being harmed. Yes, आएगा वो vulnerability में आएगा, possibility of being harmed. लेकिन वो possibility of being harmed वो harm के कारण नहीं, यानी खतरा के कारण नहीं। यहाँ पर वल्नरेबिलिटी अपने आप में क्या होगी? यस तुषार, क्या बोलो? हेलो, यस गो अहेड। हम वॉल्केनिक कोई भी माउंटेन है और उसके पास में घर बना लेते हैं तो हम वल्नरेबल हैं ज्यादा एज कंपेयर्ड टू एग्जैक्टली, यस, ये एक एग्जांपल हुआ कि आप जो है वल्नरेबल तब हो जाते हैं जब आप ऐसे जगह पे चले जाते हैं जो कि मतलब जो खतरे वाले जोन के अंदर आप घुस गए तो आप वल्नरेबल हो गए। वो खतरा का जोन है और खतरे वाले जोन में आपने घर बना लिया तो आपका घर जो है कमजोर है। सो हम यहाँ पर ये टर्म यूज करेंगे कि वी आर, हम लोग की जो कमजोरी होती है वो कमजोरी हो गई वल्नरेबिलिटी, ठीक है। कमजोर कड़ी, ठीक है, कमजोर कड़ी। हमारा जो पूरा बॉडी है एकदम चंगा बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कहीं पर एक कमजोरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एंकल में कुछ ऐसी पुरानी चोट है जो कि नॉर्मली तो ठीक रहता है, लेकिन इफ आई हैव टू रन वो कभी भी बकल करके हमको गिरा देगा। सो इज इट अ वल्नरेबिलिटी? हमको किसी ऐसी सिचुएशन में भागने की जरूरत हो तो वो तो मेरा वल्नरेबिलिटी है ना, मेरा पूरा सिस्टम सही है, हाँ, और वो वल्नरेबिलिटी हो गया तो वो कमजोरी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। सो नाउ आई विल कम अगेन टू वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी में हम एग्जांपल चाहते हैं कि जब डिजास्टर होता है तो वल्नरेबल लोग कौन होते हैं? Who are the most vulnerable people? I want answers from you. Women and children. Poverty line. Okay, I got one answer, women. I got another answer, children. Very good. Yes, they are. Children इसलिए क्योंकि वो लोग तैयार नहीं है। विमेन हम हमेशा वल्नरेबल नहीं बोलेंगे, नॉट ऑलवेज, लेकिन विमेन की भी सर्टेन कैटेगरी है जो वल्नरेबल है। प्रेग्नेंट वुमन, क्या वो दौड़ पाएगी? Ma'am, those women and men and children who belong in the line below the poverty. Yes, correct. Yes. Person, those who are ill already. Old persons and those who are ill. Old person, yes, old persons are vulnerable. और कोई? दिव्यांग, very good, दिव्यांग, वो लोग vulnerable हैं. Anybody else? Even our livestock and animals, even they are vulnerable. They are, yes. वो लोग हम लोगों पे dependent है, वो कई बार बंधे रह जाते हैं, उनको लोग भूल जाते हैं कि वो है भी वहां पर. तो yes, they are also vulnerable. So you broadly got an idea कि हम लोग vulnerable किसको बोलेंगे? जो लोग कोई भी थोड़े से कमजोर हों, नॉर्मल लोग से कमजोर हों, तो वो लोग वल्नरेबल होंगे। हम लोग ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हम लोग वल्नरेबिलिटी की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? Even one particular section of the society can be considered as vulnerable. Yes, absolutely. If I'm talking eunuchs, I'm talking, they're the most vulnerable, and the most, they are the ones who get most affected. Yeah. Eunuchs are one of those communities who are very vulnerable because of
एक्सक्लूजन, उनको एक्सक्लूड करके रखा गया सोसाइटी से, तो यस दे आर वल्नरेबल। उन लोग तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाती है, उन तक बहुत सारा नॉलेज नहीं पहुंच पाता है, उनको कैसे बचना चाहिए उनको नहीं पता है। जब एनी टाइम व्हेनेवर देयर इज सम रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, लोग उनके बारे में सोचते ही नहीं है, कोई उनके बारे में सोचता नहीं है। जब सरकार पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करती है कि भाई ये हो गया है, रिकवरी पैकेज है, रिलीफ पैकेज है, सब लोग को मिलता है, लेकिन वो लोग इसमें नहीं आते हैं। सो यस दे आर वेरी वल्नरेबल। हु एल्स? एज अ कम्युनिटी और कौन मार्जिनलाइज्ड है? जैसे बिहार में जो मूसाहार कम्युनिटी के बारे में हम लोग सुनते हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इजंट इट? अनटचेबल्स वाले टाइप से उन लोग को ट्रीट किया जाता है, तो वो लोग बहुत एक्सट्रीमली वल्नरेबल हैं। तो यस, एज अ कम्युनिटी देयर आर मेनी कम्युनिटीज व्हिच आर वल्नरेबल, और इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इट कैन बी वेरिड, इन वेरिड एरियाज दे कैन बी वेरिड। वही हम बता रहे थे कि हमारा कंट्री इतना वेरिड है, इतना चैलेंजेस है यहाँ पर, कि यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पर पूरी कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड है। कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो उन एरियाज में रह रही हैं, जो उनको मालूम है कि यहाँ फ्लडिंग होगा, या उनको मालूम है कि यहाँ पर आपदा आएगी, लेकिन दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। रहेंगे कहां पर? उसी में जो अभी जो नॉर्थ बिहार में जो फ्लड्स आ रहा है, जहां पर इतने सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, ज्यादातर लोग अफेक्टेड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दे आर लाइंग ऑन द वे ऑफ द रिवर। उनको वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना घर बनाया है। क्यों? क्योंकि वो वल्नरेबल है, उनके पास कहीं जाने को जगह नहीं। हम लोग जब रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, तो गंगा नदी के किनारे जितनी कम्युनिटीज है, जो गंगोता वाला कम्युनिटी है, बहुत एक्सट्रीमली पुअर कम्युनिटी, लेकिन ये बताओ, उनको हम लोग रिलीफ देने जाते हैं, लेकिन क्या उनको आइडियली वहां होना चाहिए? हर कोई को पता है पानी बढ़ेगा तो वहां आएगा ही पानी, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल हम एक और देंगे, बट देन आई थिंक आई विल कम टू इट लेटर। ठीक है, आसाम में एक कम्युनिटी है जिसको मिश्मी बोलते हैं, मिश्मी ट्राइब है। ठीक है, वो लोग फ्लड प्रोन एरिया में रहते हैं। कल हम आप लोग को फोटोग्राफ दिखाएंगे हाउ दे लिव ऑन स्टिल्ट्स हाउस। उनके जो घर होते हैं वो स्टिल्ट्स पे बने हुए होते हैं, और जैसे जैसे पानी बढ़ता है, वो लोग अपने स्टिल्ट से घर को ऊपर करते रहते हैं। तो वो रह रहे हैं उसी जगह पे, लेकिन उनके पास तरीका है जोखिम को न्यूनीकरण करने का, अपने जोखिम का न्यूनीकरण करने का तरीका है। यही चीज हम लोगों को सीखना है। बिहार में इतने साल से आ रहा है, कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है कि भैया हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो हम लोग चलो उसी में मिटिगेशन कर लेते हैं, लेट्स फाइंड अ वे टू मिटिगेट। बट नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, दिमाग ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, और दिमाग इन्वेस्ट कर भी ले तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। There are ways, there are means, there are way of doing things. हम लोग लर्निंग ले सकते हैं, हम लोग बांग्लादेश से सीख सकते हैं, हम लोग असम से सीख सकते हैं, हम लोग अलग ट्राइबल से सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग सब प्रॉब्लम है ना, हम लोग अपने आप को सबसे स्मार्ट समझते हैं, सबसे तेज समझते हैं। हम लोग किसी से क्यों लें कोई भी चीज, so this is a huge issue with us. So है, सारा उपाय है, और हम लोग वो सब एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, वल्नरेबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोगों ने हैजर्ड समझ लिया, हमने वल्नरेबिलिटी समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिस्क पर। ठीक है, अब हम रिस्क बहुत लूजली कई बार यूज करते हैं, लूजली यूज करते हैं ना, अरे मत जाओ वहां पर रिस्क है, हाँ तुम रिस्क क्यों ले रहे हो, हम लोग ये सब क्वेश्चन लूजली करते हैं। लेकिन देखो, तो उस लूज में भी हम लोग को इसका डेफिनेशन निकलेगा। ठीक है, अगर हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे बोलते तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो, बड़ा रिस्क है, तुम क्यों रिस्क ले रहे हो, जॉब मत छोड़ो, रिस्क मत लो। क्यों? तुम्हारा आय खत्म हो जाएगा, आय खत्म हो जाएगा तो तुम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाओगे। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी, जहां रिस्क में वल्नरेबिलिटी आ गई, तो रिस्क के अंदर वल्नरेबिलिटी निहित है, इंक्लूडेड है, और रिस्क के अंदर हैजर्ड भी इंक्लूडेड है। तो द थिंग इज, wherever vulnerability interacts with hazard, it becomes risk. So the definition of risk is vulnerability multiplied by hazard. अभी किसी ने हमसे बोला था कि हम लोग
वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं, तो आंसर आया था कि अगर किसी वोल्केनिक एरिया में हम एकदम वोल्केनो के पास अपना घर बनाते हैं तो हम वल्नरेबल हो गए। ठीक है, तो हम वल्नरेबल ही नहीं हो गए, वल्नरेबल हम तब हो गए और ज्यादा वल्नरेबल हो गए जब एक तो हम गरीब हैं तभी हम वहां पर बना रहे हैं ना, मेरे पास कोई जगह नहीं है तभी हम वहां पर एकदम। यस नो मैम, वो वोल्केनो के बाद सॉइल फर्टाइल भी आता है, तो हम इकोनॉमिक एंगल को भी लेके वहां पर लोग शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क करके कभी कभार। वो ठीक है, लेकिन अगर मालूम है कि ये एक्टिव वोल्केनो है और यहाँ पर हमें डर है, यहाँ पर हमारी जान को खतरा है, हमारे घर को खतरा है, हमारा घर टूट जाएगा, हमारा घर खत्म हो जाएगा, तो एक तरह से रिस्क लेना हुआ ये वो। तो उस रिस्क के अंदर क्या इंक्लूडेड है कि अगर उसको रिस्क हम तब नहीं कहेंगे कि चलो वो मेरा हॉलिडे होम है, हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास 4 और घर है तो वहां पर हम घर बना ली, तो वो रिस्क नहीं है मेरे लिए। लेकिन जिसके पास कोई तरीका नहीं है, कोई घर नहीं है, उसका वो एक वही है, तो वो उसमें इन्वेस्ट करके अपना पैसा लगा के वो घर भी बनाया, सब कुछ अपना इन्वेस्ट कर दिया, और उसका डर है कि वो घर डैमेज भी हो जाएगा और उसके लाइफ भी खतरा हो जाएगा, तो यहाँ वल्नरेबिलिटी है। तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट रिस्क, रिस्क इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ हैजर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो अगर हम जब ये बात किए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक फायर सूट नहीं है और हम फायर सूट बिना पहने हम आग के अंदर घुस जाते हैं, तो हम खतरा के अंदर घुसे, हैजर्ड के अंदर घुसे, ठीक है, और बिकॉज आई डोंट हैव अ सूट आई बिकम वल्नरेबल। तो यहाँ पर फायर हो गया आपदा, सॉरी खतरा, और वल्नरेबल हो गए हम बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फायर सूट, तो वो रिस्क हो गया। अगर हम उसमें जाने की सोच रहे हैं तो वो रिस्क है, और रिस्क जब रियलाइज हो जाता है, एनी रिस्क विच गेट्स रियलाइज्ड इट बिकम्स डिजास्टर। आप लोगों ने लिंक समझा? हाउ हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी, रिस्क एंड डिजास्टर्स आर लिंक्ड। डिजास्टर इज रियलाइजेशन ऑफ रिस्क, कोई रिस्क रियल हो जाए वो डिजास्टर है। ठीक है, तो डिजास्टर अब आप क्लियरली समझ जाइए कि डिजास्टर वहीं आएगा जहां पर खतरा है और वहां लोग वल्नरेबल हैं। You got it? So whenever we say natural disaster, हम लोग अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हम लोग के तरह के लोग हैं ना, हम लोग अब ये नकार दिए हैं कि डिजास्टर कभी नेचुरल नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि अगर आप देखिए अभी भी एनसीईआरटी बुक्स जो है नेचुरल डिजास्टर्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग उसको नेचुरल हैजर्ड बोलेंगे। वो हैजर्ड है, वो आएगा, आग को जब लगना होगा वो लगेगा, वो हैजर्ड है, वो खतरा है। वो डिजास्टर तब बनता है जब हम लोग उसकी तैयारी नहीं करते हैं और हम लोग उसके लड़ने की तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं और अपने आप को उस रिस्क में झोंक देते हैं, तो हो गया। ठीक है, कोविड अभी फैला हुआ है, पैंडेमिक अभी फैला हुआ है, हम मजे से बिना मास्क लगाए मोमोज खाने के लिए वहां चले जाएं, मोमोज वाला जो दुकान है, और बाइक के ऊपर 2-3 लड़के जो है ना लद करके एक एक करके मोमोज खा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? खतरा बाहर है और हमने ये मास्क वास्क उतार करके ओपन खाना खाने के लिए वल्नरेबल हैं, तो हम लोग जानबूझ के अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं, एंड द मोमेंट हमको कोविड हुआ डिजास्टर हो गया। गॉट इट? ये लिंकेज समझ में आया? ठीक है, सो टुमारो आई एम गोइंग टू टेक एन एक्सरसाइज विद यू ऑल। I want you to get, basically what I will do is I will ask you, or I will give you a situation, और उस situation में आप लोगों को बताना है कि उसके अंदर रिस्क क्या है, उसके अंदर हैजर्ड क्या है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी क्या है, उसके अंदर डिजास्टर क्या है। तो I will give you one situation, उस situation में आपको इन सारे चीज को आइडेंटिफाई करना है। वल्नरेबिलिटी वहां क्या है, वहां पर रिस्क क्या है, वहां पर हैजर्ड क्या है, और वहां डिजास्टर क्या है, so that आज के सेशन को हम क्लोज यहीं पर करेंगे और हम यही समझना चाहेंगे कि यू शुड बी क्लियर अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट कंटिन्यूअम। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ, किस तरह से उसका कंटिन्यूअम बना, और दूसरी चीज की जो हम लोग टर्म्स हम लोग जो लूजली यूज करते थे अभी तक, रिस्क, वल्नरेबिलिटी, खतरा, डिजास्टर, ये सारा कुछ, उन सब का हम लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आज हो गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। क्लैरिटी आ गई? Okay, do I take a yes from everyone? Yes ma'am. Yes.
आप लोग सब Yes, एक एक थम्स अप मार दो, एक एक थम्स अप मार दो, मेरे को समझ में आ जाएगा। ग्रेट, ठीक है। सो टुमारो आई वुड रियली लाइक टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हम लोग यही करेंगे। दूसरा चीज की इस बीच में आई ऑल्सो वांट क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस। आप लोग प्लीज तुषार को, शुभकामिनी को या पीयूष को या शालिनी को, इनको, इन 4 लोग को आप लोग क्वेश्चंस अपना भेजो, सो दैट आई विल टेक दोस क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ द सेशन टुमारो, ठीक है। एंड देन वी बिगिन विद आवर नेक्स्ट सेशन। उसमें हम लोगों ने अपना फर्स्ट आज डिजास्टर मैनेजमेंट कंटिन्यूम किया, और हम थोड़ा सा ये जो वल्नरेबिलिटी वाला जो इशू है और वल्नरेबिलिटी वाला इशू है और रिस्क वाला इशू है और डिजास्टर का लिटिल बिट, ये हम थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे, ठीक है। लिटिल बिट इलैबोरेट करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू नो दैट। हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हम लोग को किनको एड्रेस करना चाहिए, किनको पकड़ना चाहिए, किनको कैसे हम एंश्योर करें कि जिनको सही में जरूरत है उन तक हम कैसे पहुंच पाए, ठीक है। कैसे हम पहचाने कि किनको बहुत ज्यादा जरूरत है, कैसे हम तो ये चीज पे हम लिटिल बिट और वल्नरेबिलिटी पे हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहेंगे। सो फ्रॉम माय साइड वी कम टू एन एंड ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू मैम। I just want to ask, एक आईडी था हमारे पास में, I think he has left. Okay. और आप लोग जितने लोग हैं सारे कल 6 बजे एग्जैक्ट आ जाएं, प्लीज लेट ना करें क्योंकि सेशन हो सकता है बड़ा हो थोड़ा। बी प्रिपेयर्ड विद योरसेल्फ। तो आप लोग सब कोई आएंगे और अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। तो स्टार्टिंग सेशन में ही क्वेश्चन या तो आप चैट में डाल दीजिए अपने क्वेश्चंस, मैम एक एक करके क्वेश्चंस को ले लेंगी, ठीक है। जब आप आएंगे तो लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। वी विल ओपन द सेशंस बाय 5:45। 15 मिनट आपके पास में होगा, पहले ज्वाइन कर सकते हैं। मैम 6 बजे एग्जैक्टली आएंगे। 15 मिनट्स में आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर देंगे चैट में, तो मैम आके एक एक क्वेश्चंस को काउंटर कर लेगी आपके। एंड होप जो आज नहीं कर पाए हैं आप उन लोगों को इनकरेज करेंगे आज के सेशन से कि आप लोग और लोग जुड़े इसमें। एंड link will be shared obviously on the people mascot alert, and I think now the happiness official is also the part, and they will be also sharing the, if possible, the link on their page, and any one of you can join with that link. And if any questions you can text us on that official page. We would be happy to hear your questions and any suggestions also. तुषार, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस वो पहले हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने। We will look for it, or else we can create a Facebook group also by, I think, if possible, if all are not happy with their WhatsApp numbers to be shared, so we can share with you. We are having your email IDs and we are having your numbers also as well, so we will contact you by tomorrow that how can we get acclimated at one particular place so that the proper functions proper ho sake. So tomorrow at 6 o'clock sharp we will be meeting, and those who want to raise question will be coming at 5:45 exactly, and we'll be writing questions in the chat. So we'll be closing the day for today, and thank you all. Please you can exit everyone. Thank you everyone. Okay. तो भी आप चैट को लीव कर सकते हो आप अपने साइड से। सॉरी क्या? आप सेशन को एंड कर सकते हो अपने साइड से। हाँ।